नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के कुछ हिस्सों पर गौर करने वाले हैं जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों के सोचने और व्यवहार करने के तरीके को बदला है। डेल कार्नेगी की हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये लगभग 90 साल पुरानी है। 36 भाषाएं, करोड़ों कॉपियां। वही तो। और सोचिए, उस जमाने में अमेरिका में ज्यादातर किताबें चलती ही नहीं थीं। बिल्कुल। एक बड़े पब्लिशर ने तो खुद माना था कि उनके 75 साल के तजुर्बे में भी 8 में से 7 किताबें फ्लॉप रहीं। तो सवाल ये है कि इस किताब में ऐसा क्या था? हाँ, ये सोचने वाली बात है। मतलब ऐसा क्या खास था इसमें? मुझे लगता है इसका राज ये है कि ये सीधे सीधे लोगों की 2 सबसे गहरी, आप कह सकते हैं, रुचियों से जुड़ी है। अच्छा, कौन सी? एक तो है हमेशा कुछ नया सीखते रहना, खासकर बड़े होने के बाद। और दूसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है लोगों को समझना, उनके साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएं, ये सब। हाँ, ये बात तो है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के सर्वे में भी तो यही निकला था ना कि हेल्थ के बाद लोग सबसे ज्यादा ह्यूमन रिलेशंस में इंटरेस्टेड होते हैं। बिल्कुल। और ये ऐसे स्किल्स हैं जो कभी-कभी आपकी टेक्निकल नॉलेज से भी ज्यादा काम आते हैं। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस किताब के समंदर से कुछ सबसे जरूरी मोती निकालें। कार्नेगी ने जो तरीके सुझाए हैं लोगों से डील करने के, दोस्त बनाने के, उन पर बात करें। हाँ, और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। कार्नेगी ने असली जिंदगी की कहानियों से, उदाहरणों से समझाया है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नुस्खे हैं, कोई भी आजमा सकता है। जॉन डी रॉकफेलर का वो कोट याद है कि लोगों से डील करने की काबिलियत तो चीनी या कॉफी की तरह खरीदी जा सकती है। और मैं इसके लिए दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा कीमत देने को तैयार हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो चलिए इसी बेशकीमती काबिलियत के कुछ राज जानने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो पहली बात, लोगों के साथ व्यवहार करने की जो बुनियादी तकनीकें हैं। कार्नेगी का पहला सिद्धांत, शायद सबसे जरूरी भी, हाँ, आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। सुनने में कितना आसान लगता है। बहुत आसान, पर करने में उतना ही मुश्किल। कार्नेगी ने वो टूगन क्राउली का किस्सा बताया है। हाँ, वो अपराधी वाला। वही। खतरनाक क्रिमिनल पकड़ा गया, फिर भी कह रहा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लिखा उसने, मेरे कोट के नीचे एक थका हुआ लेकिन दयालु दिल है। कमाल है। मतलब एल कपून जैसे गैंगस्टर भी खुद को पब्लिक बेनिफैक्टर समझते थे। बिल्कुल। सिंह जेल के जो वार्डन थे, लुइस लॉवेज, उनका भी यही कहना था। सालों काम किया उन्होंने खतरनाक कैदियों के साथ। कहते थे बहुत कम कैदी खुद को बुरा मानते हैं, वो अपने गलत कामों के लिए भी कोई ना कोई वजह ढूंढ ही लेते हैं। असल में होता क्या है कि आलोचना वो किसी को सुधारती नहीं है, बल्कि डिफेंसिव बना देती है। हाँ, अपनी गलती मानने के बजाय लोग खुद को सही साबित करने लगते हैं। एग्जैक्टली। ईगो हर्ट होता है ना, और वो आलोचना फिर घूम फिर कर आप पर ही आ जाती है, बूमरैंग की तरह। इसका एक बढ़िया उदाहरण अब्राहम लिंकन की जिंदगी से है। वो गेटिसबर्ग की लड़ाई के बाद वाला किस्सा। हाँ, जब उनके जनरल मीड ने दुश्मन को भागने दिया, लिंकन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मीड को एक बहुत सख्त खत लिखा। हाँ, उसमें लिखा था कि क्या आप इस तबाही की गंभीरता को नहीं समझते, ऐसा कुछ। बिल्कुल। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है, उन्होंने वो खत भेजा ही नहीं। उन्हें लगा कि इस खत से मीड को चोट पहुंचेगी, वो खुद को जस्टिफाई करेगा, मन में कड़वाहट आएगी, हो सकता है इस्तीफा दे दे। मतलब फायदे से ज्यादा नुकसान हो जाता। हाँ, बाद में लिंकन ने कहा भी, न्याय ना करो ताकि तुम्हारा न्याय ना किया जाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत को अनदेखा कर दें। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये कि आलोचना करने की बजाय समझने की कोशिश करें कि सामने वाले ने वैसा क्यों किया, उसके पीछे की वजह क्या थी। इससे क्या होता है? सहानुभूति आती है, टॉलरेंस बढ़ता है। समझ रहे हो। डॉक्टर जॉनसन ने कहा था ना, भगवान खुद भी इंसान का न्याय उसके आखिरी दिन तक नहीं करते, तो हम और आप कौन होते हैं? सही बात है। अच्छा, तो आलोचना नहीं करनी, फिर क्या करें? कार्नेगी का दूसरा सिद्धांत है सच्ची और ईमानदार तारीफ करें, प्रशंसा। तारीफ? लेकिन ये चापलूसी से अलग कैसे है? बहुत अलग है। कार्नेगी साफ कहते हैं चापलूसी झूठी है, मतलबी और ज्यादातर काम नहीं करती। लोग समझ जाते हैं। सच्ची तारीफ वो दिल से आती है, ईमानदार होती है। अच्छा। फ्रॉइड ने कहा था ना, हमारे हर काम के पीछे 2 इच्छाएं होती हैं, एक तो सेक्सुअल डिजायर और दूसरी महान बनने की इच्छा, जिसे जॉन ड्यूई ने इम्पोर्टेंट फील करने की इच्छा कहा था। बिल्कुल। और विलियम जेम्स ने तो इसे सराहना पाने की एक गहरी भूख कहा, एक ऐसी भूख जो शायद ही कभी पूरी तरह मिटती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट फील करने की इच्छा है,
यही हमें अच्छे काम करने के लिए मोटिवेट करती है। हाँ, काफी हद तक। शायद इसी ने लिंकन को लॉ पढ़ने के लिए, डिकन्स को नॉवल लिखने के लिए या रॉकफेलर को लाखों कमाने के लिए प्रेरित किया हो। यही इच्छा हमें अच्छे कपड़े पहनने, नई कारें लेने, अपने बच्चों की तारीफें करने के लिए उकसाती है। चार्ल्स श्वाब का उदाहरण भी है शायद इसमें, जिन्हें एंड्रू कार्नेगी बहुत ज्यादा सैलरी देते थे। हाँ, चार्ल्स श्वाब। कार्नेगी उन्हें $10 लाख सालाना से ज्यादा देते थे। इसलिए नहीं कि वो स्टील बनाने में जीनियस थे, बल्कि इसलिए कि उनमें लोगों को संभालने की, उन्हें उत्साहित करने की कमाल की क्षमता थी। अच्छा। रॉब उद कहते थे कि उनकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो लोगों में जोश भर सकते हैं, और उनका मानना था कि किसी में जो सबसे अच्छा है उसे बाहर लाने का तरीका तारीफ और हौसला अफजाई है। आलोचना से तो काबिलियत भी मुरझा जाती है। लेकिन फिर वही सवाल, सच्ची तारीफ और चापलूसी में फर्क कैसे पता चले? फर्क साफ है वैसे। चापलूसी ऊपरी होती है, बढ़ा चढ़ा कर होती है, मकसद अपना काम निकालना होता है। सच्ची तारीफ स्पेसिफिक होती है, ईमानदार लगती है, आप वाकई किसी के गुण या कोशिश की कदर करते हैं। जैसे वो पैमेला डनहम वाला उदाहरण, जिनके क्लीनर ठीक से काम नहीं करते थे। हाँ बिल्कुल, उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि एक दिन जब उसने थोड़ा ठीक काम किया तो सबके सामने उसकी तारीफ कर दी। और नतीजा वो कर्मचारी इतना मोटिवेट हुआ कि उसका काम लगातार सुधरता गया। क्या कमाल है। एमरसन ने कहा था, हर इंसान जिससे मिलता हूँ किसी ना किसी तरह मुझसे बेहतर है, और उसमें मैं उससे सीखता हूँ। दूसरों में अच्छाई ढूंढना और उसकी तारीफ करना बहुत जरूरी है। तो आलोचना नहीं, तारीफ। हाँ। और तीसरा बुनियादी सिद्धांत? तीसरा सिद्धांत है दूसरे व्यक्ति में वो काम करने की तीव्र इच्छा जगाएं। तीव्र इच्छा मतलब ये कि किसी से कुछ करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अंदर वो काम करने की ख्वाहिश पैदा करना, उसे महसूस कराना कि वो ये करना चाहता है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन दुनिया को हमारी चाहतों से क्या लेना देना। लोग तो अपनी चाहतों की परवाह करते हैं ना। हाँ, ये तो है। तो हमें उनके नजरिए से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। हमें देखना होगा कि वो क्या चाहते हैं और फिर उसे अपनी जरूरत से कैसे जोड़ सकते हैं। जैसे मछली पकड़ने जाना है तो कांटे में वो चीज लगानी होगी जो मछली को पसंद है, ना कि वो जो हमें पसंद है। स्टैन नोवाक का उदाहरण याद आ रहा है, जिनका बेटा किंडरगार्टन नहीं जाना चाहता था। हाँ बिल्कुल। उन्होंने उसे डांटा या धमकाया नहीं, बल्कि घर पर बैठकर लिस्ट बनाई कि किंडरगार्टन में क्या क्या मजेदार चीजें होती हैं, फिंगर पेंटिंग, गाने, नए दोस्त, और फिर घर पे ही करके दिखाया। हाँ, उन्होंने घर पे ही वो सब करके दिखाया। धीरे धीरे तो लड़का खुद जाने के लिए तैयार हो गया। क्यों? क्योंकि अब वो सब करना चाहता था। ये तो बच्चों के लिए हुआ, बड़ों के साथ कैसे काम करता है ये? बड़ों के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही। मान लीजिए आप सेल्स में हैं। ज्यादातर सेल्स वाले क्यों फेल होते हैं? क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने प्रोडक्ट की बात करते हैं, अपनी कंपनी की बात करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ग्राहक की प्रॉब्लम क्या है और मेरा प्रोडक्ट उसे कैसे सॉल्व कर सकता है। अच्छा। अगर आप ग्राहक को ये दिखा दें कि आपकी चीज खरीदने से उसकी कोई जरूरत पूरी होगी या उसकी कोई मुश्किल हल होगी, तो आपको बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद खरीदेगा। हाँ, ये बात तो सही है। प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट ने कहा था, पहले दूसरे व्यक्ति में तीव्र इच्छा जगाओ। जो ऐसा कर सकता है पूरी दुनिया उसके साथ है, जो नहीं कर सकता वो अकेला चलता है। ये थे कुछ बुनियादी सिद्धांत। अब आते हैं लोगों को अपना बनाने के तरीकों पर, मतलब दोस्त बनाने के तरीके। कार्नेगी का पहला नुस्खा क्या है? पहला नुस्खा है दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लें। सच्ची दिलचस्पी मतलब दिखावटी नहीं? बिल्कुल नहीं, सच्ची होनी चाहिए। वो मशहूर जादूगर थे ना, हॉवर्ड थर्स्टन। हाँ। वो अपनी सफलता का एक बड़ा राज इसी को मानते थे, लोगों में उनकी सच्ची दिलचस्पी। वो स्टेज पर अक्सर कहते थे, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप मुझे देखने आए, आपकी वजह से मेरी जिंदगी इतनी अच्छी है। वो दर्शकों को बेवकूफ नहीं समझते थे, बल्कि उनके आभारी थे। एग्जैक्टली। और थियोडोर रूजवेल्ट, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भी इसीलिए इतने पॉपुलर थे। हाँ, वो अपने स्टाफ के छोटे से छोटे कर्मचारी को भी नाम से जानते थे। नाम से जानते थे, उनकी परवाह करते थे। एक बार तो उन्होंने अपने एक स्टाफ मेंबर की पत्नी को फोन किया, सिर्फ ये बताने के लिए कि खिड़की पर एक खास चिड़िया बैठी है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि उन दोनों को चिड़ियों में इंटरेस्ट है। अरे वाह, ये छोटी छोटी बातें वाकई असर करती हैं। बहुत असर करती हैं। ये दिखाती हैं कि आप सच में परवाह करते हैं। और ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं है। एक सेल्स वाले का उदाहरण है, एडवर्ड साइक्स। अच्छा। उनका एक क्लाइंट इसलिए बना रहा क्योंकि वो सिर्फ स्टोर के मालिक से नहीं, बल्कि सोडा बेचने वाले क्लर्क और दूसरे स्टाफ से भी सच्ची दिलचस्पी से मिलते थे, बात करते थे। तो जब हम ईमानदारी से दूसरों में रुचि लेते हैं
तो वो भी हमें रुचि लेने लगते हैं। बिल्कुल, दोस्ती बनाने का ये पक्का तरीका है। अगला सिद्धांत है नाम याद रखने के बारे में। कार्नेगी कहते हैं, याद रखें कि किसी व्यक्ति का नाम उसके लिए किसी भी भाषा में सबसे मीठी और सबसे जरूरी आवाज है। ये बात सुनने में तो छोटी लगती है, पर इसका इतना गहरा असर क्यों है? क्योंकि नाम वो हमारी पहचान का सबसे बुनियादी हिस्सा है ना? हाँ है तो। 1000 लोगों को पहले नाम से जानते थे। 50,000। सोचिए जरा, एंड्रू कार्नेगी ने भी अपनी कामयाबी का काफी क्रेडिट लोगों के नाम याद रखने को दिया। उन्होंने एक स्टील मिल का नाम रेलरोड के प्रेसिडेंट जे एडगर थॉमसन के नाम पर रख दिया। रिश्ते मजबूत हुए, बिजनेस बढ़ा। लेकिन इतने सारे नाम याद रखना तो मुश्किल काम है, खासकर जब आप बहुत लोगों से मिलते हो। मुश्किल है मानता हूँ, पर नामुमकिन नहीं। एफर्ट लगता है। नेपोलियन III की टेक्निक थी। हाँ, क्या थी? कि अगर नाम ठीक से सुना नहीं तो दोबारा पूछो, अजीब नाम है तो स्पेलिंग पूछो, बातचीत में नाम दोहराओ, चेहरे से नाम को जोड़ो, बाद में लिख लो। मतलब कोशिश करनी पड़ती है। कोशिश करनी पड़ती है। आजकल तो खैर टेक्नोलॉजी भी है मदद के लिए, लेकिन बेसिक बात वही है, कोशिश करना। ये दिखाता है कि आप सामने वाले को वैल्यू देते हैं। ठीक है, सच्ची दिलचस्पी, नाम याद रखना, और एक और सिद्धांत है, एक अच्छे श्रोता बने, दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये शायद सबसे अंडररेटेड स्किल है। हम सब बोलना चाहते हैं, अपनी कहानी सुनाना चाहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो ध्यान से सुनता है वो ज्यादा पसंद किया जाता है। कार्नेगी ने वो किस्सा सुनाया ना, जब वो एक बॉटनिस्ट के साथ पूरी शाम बैठे रहे। हाँ, और खुद कुछ नहीं बोले, बस सुनते रहे और सवाल पूछते रहे। बिल्कुल। और बाद में उस बॉटनिस्ट ने क्या कहा कि कार्नेगी सबसे दिलचस्प बातचीत करने वाले इंसान हैं। क्यों? क्योंकि कार्नेगी ने उन्हें वो करने दिया जो वो करना चाहते थे, अपने पैशन के बारे में बात करना। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। जब कोई सच में हमारी बात सुनता है तो बहुत अच्छा लगता है। लगता ही है। ध्यान से सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ी तारीफ है। ये दिखाता है कि आप सामने वाले के विचारों की, उसकी भावनाओं की कदर करते हैं। हार्वर्ड के प्रेसिडेंट चार्ल्स एलियट ने भी कहा था कि कामयाब बातचीत का सीक्रेट यही है, बोलने वाले पर पूरा ध्यान देना। बिल्कुल। और जब लोग परेशान होते हैं ना, तो अक्सर उन्हें सलाह नहीं चाहिए होती, उन्हें बस कोई ऐसा चाहिए होता है जो सहानुभूति से बस उनकी बात सुन ले। सिगमंड फ्रॉइड, वो भी एक कमाल के श्रोता थे। उनकी सुनने की क्षमता ने ही तो उन्हें साइको एनालिसिस डेवलप करने में मदद की। अच्छा। तो अगर आप लोगों को अपना बनाना चाहते हैं तो अच्छा बोलना सीखने से पहले अच्छा सुनना सीखिए। दिलचस्प। अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे मुश्किल है, लोगों को अपनी सोच से सहमत कराना, वो भी बिना झगड़े या कड़वाहट के। कार्नेगी का पहला सिद्धांत है, बहस से बचने का एक ही तरीका है, उससे बचना। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? कभी कभी तो बहस जरूरी लगती है। देखिए, कार्नेगी का पॉइंट थोड़ा गहरा है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपने विचार ना रखें, वो कह रहे हैं कि जो गर्मा गर्म बहस होती है ना, जिसमें जीत हार की फीलिंग आ जाती है, उससे हमेशा बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहस कभी जीती नहीं जा सकती। अगर आप हारते हैं तो आप हारते हैं, और अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी आप हारते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपने दूसरे इंसान को नीचा दिखाया, उसके ईगो को चोट पहुंचाई, और हो सकता है हमेशा के लिए उसकी गुडविल खो दी। बुद्ध ने कहा था, नफरत नफरत से खत्म नहीं होती, प्यार से होती है। बहस अक्सर नफरत और कड़वाहट ही बढ़ाती है। तो अगर कोई हमसे सहमत ना हो तो क्या करें? चुप रहें? नहीं, चुप नहीं रहना है। यही कार्नेगी का अगला सिद्धांत आता है, दूसरे व्यक्ति के विचारों का सम्मान करें। कभी सीधे सीधे ये ना कहें, आप गलत हैं। हाँ, ये लाइन तो बातचीत शुरू होने से पहले ही खत्म कर देती है। बिल्कुल, ये सीधा अटैक है। इसकी जगह डिप्लोमेसी। आप कह सकते हैं, देखिए, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं अक्सर गलत होता हूं, आइए जरा फैक्ट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं। इससे चर्चा का दरवाजा खुला रहता है। हाँ, और सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। बेन फ्रैंकलिन, जो जवानी में बहुत बहस करते थे, बाद में उन्होंने अपनी आदत बदल ली। वो निश्चित रूप से या जाहिर है की जगह, मुझे लगता है मेरी समझ से, जैसे फ्रेज इस्तेमाल करने लगे, और उनके विचार ज्यादा आसानी से माने जाने लगे। बिल्कुल, क्योंकि अब वो हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि सुझाव दे रहे थे। ये समझ आया। लेकिन अगर हम खुद ही गलत हों तो तब क्या? तब कार्नेगी का सुझाव है, अगर आप गलत हैं तो इसे जल्दी, साफ साफ और जोरदार तरीके से मान लीजिए। अपनी गलती मान लें तुरंत। हाँ, अगर आपको पता है कि आपको डांट पड़ने वाली है या आपकी आलोचना होगी, तो इससे पहले कि कोई और कहे, आप खुद ही अपनी गलती मान लीजिए। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे सामने वाले का गुस्सा अक्सर फुर्र हो जाता है,
वो नरम पड़ जाता है। मैंने खुद अनुभव किया है ये। एक बार पार्क में मेरा कुत्ता बिना पट्टे के था। पुलिस वाले ने रोका। फिर मैं बहस कर सकता था, बहाने बना सकता था, पर मैंने तुरंत कहा, ऑफिसर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझसे गलती हुई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और पुलिस वाले का रिएक्शन? वो जो शुरू में सख्त लग रहा था एकदम नरम पड़ गया। बस वार्निंग दी और जाने दिया। अपनी गलती मान लेने से लड़ाई अक्सर बढ़ती नहीं, वहीं खत्म हो जाती है। पुरानी कहावत है ना, लड़ने से आपको कभी पूरा नहीं मिलता, लेकिन झुकने से उम्मीद से ज्यादा मिल जाता है। वाह, ये बात तो पते की है। और लोगों को अपनी बात समझाने के और क्या तरीके हैं? एक बहुत बहुत जरूरी तरीका है, ईमानदारी से दूसरे व्यक्ति के नजरिए से चीजों को देखने की कोशिश करें। अच्छा, मतलब एम्पैथी, सहानुभूति। सहानुभूति। लोग जो करते हैं वो क्यों करते हैं, उनकी जरूरतें क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। अगर हम बस एक पल के लिए खुद को उनकी जगह रखकर सोच सकें तो आधी मुश्किलें वहीं हल हो जाती हैं। इसका कोई उदाहरण है आपके पास? कार्नेगी बताते हैं, एक बार उन्होंने पार्क में कुछ लड़कों को आग जलाते देखा। पहले तो वो उन्हें डांटने गए, लेकिन फिर रुके, सोचा ये लड़के ऐसा क्यों कर रहे होंगे। शायद मजे के लिए, कैंप फायर जैसा फील करने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने लड़कों से कहा, दोस्तों मुझे पता है तुम्हें मजा आ रहा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सूखी पत्तियों में आग फैल सकती है, जंगल में आग लग सकती है। यहाँ पास में रेत है, क्यों ना तुम आग रेत पर जलाओ, और हाँ, जाने से पहले अच्छे से बुझा देना। और लड़कों ने मान ली बात? खुशी खुशी मान ली। डांटते तो शायद बहस करते या छिपकर फिर वही करते। उनका नजरिया समझने से हल निकल आया। तो दूसरों का नजरिया समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं, एक लीडर बनना। मतलब लोगों को बिना उन्हें ठेस पहुंचाएं या नाराज किए कैसे बदलें या सही रास्ता दिखाएं। लीडरशिप का पहला नियम कार्नेगी बताते हैं, हमेशा तारीफ और सच्ची सराहना से शुरुआत करें। गलती बताने से पहले तारीफ? हाँ, जैसे नाई शेव करने से पहले साबुन लगाता है ना, वैसे ही इससे आलोचना सुनना थोड़ा आसान हो जाता है। अच्छा। और जब आप गलती बताएं भी तो सीधे सीधे नहीं। कार्नेगी का दूसरे सिद्धांत है, लोगों की गलतियों की तरफ इनडायरेक्टली इशारा करें। इनडायरेक्टली? हाँ। और तीसरा जो बहुत जरूरी है, दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। अपनी गलतियों के बारे में? हाँ, इससे सामने वाले को लगता है कि आप भी परफेक्ट नहीं हैं, वो आपकी बात सुनने को ज्यादा तैयार होता है। मतलब सीधा ये कहने के बजाय कि तुमने ये गलत किया, पहले तारीफ करें, फिर शायद अपनी कोई पुरानी गलती बताएं और फिर धीरे से सुधार का सुझाव दें। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए किसी सहकर्मी को कहना है कि उसकी रिपोर्ट में सुधार की जरूरत है। हाँ। तो आप कह सकते हैं, अमित तुमने इस रिपोर्ट पर बहुत मेहनत की है और तुम्हारा डेटा एनालिसिस वाला हिस्सा तो कमाल का है। मुझे याद है जब मैंने अपनी पहली रिपोर्ट बनाई थी तो मुझसे भी प्रेजेंटेशन में कई गलतियां हुई थी। शायद हम मिलकर देख सकते हैं कि इस बार के प्रेजेंटेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ आपने पहले तारीफ की, फिर अपनी गलती बताकर बराबरी का एहसास कराया और फिर मिलकर सुधार का सुझाव दिया। Exactly. ये तरीका तो काफी असरदार लगता है। और क्या सिद्धांत है लीडरशिप के लिए? एक और बहुत पावरफुल सिद्धांत है, दूसरे व्यक्ति को जीने के लिए एक अच्छी रेप्यूटेशन दे। अच्छी रेप्यूटेशन दे? मतलब अगर आप किसी को सुधारना चाहते हैं तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे कि वो अच्छा गुण उसमें पहले से ही मौजूद है। अच्छा, जैसे? वो मिसेस हॉपकिंस का उदाहरण है, जिनकी क्लास में एक शरारती लड़का था, टॉमी। हाँ। उन्होंने उसे डांटा नहीं बल्कि सबके सामने कहा, टॉमी मुझे पता चला है कि तुम एक नेचुरल लीडर हो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस क्लास को सबसे अच्छी क्लास बनाने में। और टॉमी बदल गया? बिल्कुल। उसे जब ये लीडर वाली इज्जत मिली तो उसने उसे निभाने की पूरी कोशिश की और सचमुच बदल गया। वाह! जब आप लोगों से अच्छे बर्ताव की उम्मीद करते हैं, उन्हें एक अच्छी इमेज देते हैं, तो वो अक्सर उस इमेज को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये एक तरह की चालाकी नहीं है? हम उन्हें वो बता रहे हैं जो वो है नहीं। ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, फर्क नियत का है। अगर आप किसी को धोखा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं तब तो ये गलत है, लेकिन अगर आप सच में मानते हैं कि उस इंसान में बेहतर बनने की काबिलियत है और आप उसे मोटिवेट करने के लिए उसकी अच्छी इमेज बना रहे हैं, तो ये हौसला बढ़ाने का एक पॉजिटिव तरीका है। ये लोगों में जो सबसे अच्छा है उसे बाहर लाने में मदद करता है। समझ गई। और आखिरी सिद्धांत? हाँ, आखिरी सिद्धांत है, हौसला बढ़ाएं, गलती को सुधारना आसान दिखाएं और दूसरे व्यक्ति को वो काम करने में खुशी महसूस कराएं जो आप सुझाते हैं। हौसला बढ़ाएं। हाँ, अगर आप किसी को कहते हैं कि तुम इस काम में बिल्कुल बेकार हो,
तो आप उसकी सुधार करने की इच्छा ही खत्म कर देते हैं। सही बात है। इसकी बजाय उसे इनकरेज करें, बताएं कि काम उतना मुश्किल नहीं है, आपको उस पर भरोसा है, और साथ ही जो काम आप उनसे करवाना चाहते हैं उसे इस तरह पेश करें कि उन्हें उसे करने में खुशी हो, उन्हें लगे कि इससे उनका फायदा होगा या उन्हें मजा आएगा। जैसे वुड्रो विल्सन ने विलियम मैकडू को कैबिनेट पोस्ट ऑफर की थी। बिल्कुल इस तरह ऑफर की जैसे वो मैकडू पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि मैकडू उसे स्वीकार करके उन पर एहसान करेंगे। तो कुल मिलाकर डेल कार्नेगी के ये सारे सिद्धांत ये इंसानी स्वभाव की गहरी समझ पर आधारित है। हाँ। आलोचना से बचना, सच्ची तारीफ करना, दूसरों में दिलचस्पी लेना, उनका नजरिया समझना, उन्हें अहमियत देना, बहस से बचना और उन्हें प्रेरित करना। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ ट्रिक्स या टिप्स नहीं हैं, ये सोचने का, व्यवहार करने का एक पूरा तरीका है जो सहानुभूति, सम्मान और ईमानदारी पर टिका है। ये सिद्धांत हमें याद दिलाते हैं कि रिश्तों को बेहतर बनाने की चाबी अक्सर दूसरों पर ध्यान देने में होती है, न कि सिर्फ खुद पर। और ये बातें सिर्फ बिजनेस या काम की जगह पर ही नहीं, हमारे निजी जीवन, परिवार, दोस्तों, सबके साथ रिश्तों को बेहतर बनाने में काम आ सकती हैं। यकीनन। और शायद असली चैलेंज इन सिद्धांतों को जानना नहीं है, बल्कि इन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार अमल में लाना है। हाँ, खासकर तब जब हमारा मन आलोचना करने या बहस करने का करता है। बिल्कुल। आज सुनने वाले सोच सकते हैं कि इन सिद्धांतों में से किसी एक को, सिर्फ एक को आजमाने के लिए वो कौन सा छोटा सा कदम उठा सकते हैं। शायद किसी की छोटी सी कोशिश के लिए सच्ची तारीफ या किसी बहस में पड़ने की बजाय बस मुस्कुरा देना। सोचने वाली बात है।